Hello students, today I am going to deliver 15th lecture of HOT 211 production technology for vegetables and spices. In this lecture, I will cover all culture practices related to sponge guard and ridge guard cultivation like soil, climate, seed rate, sowing time, sowing method, manuring, weeding, harvesting, yield, etc. Let's start this topic. अदर नेम दूसरे नाम स्पॉन्ज गार्ड को चिकनी तोरई, ननुआ, घिया तोरई भी कहा जाता है। और साइड में आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, यह है स्पॉन्ज गार्ड। ठीक है। रिज गार्ड, झिंगली तोरई, काली तोरई। जो रिज गार्ड है इसे झिंगली तोरई भी बोलते हैं, काली तोरई भी कहा जाता है। ठीक है। इसके ऊपर धारियां सी, ये कह लो, जो उभरी हुई रिज बनी रहती है, इसलिए इसका नाम भी रिज गार्ड है। बोटनिकल नेम स्पॉन्ज गार्ड का लूफा सिलेंड्रिका और रिज गार्ड का लूफा एक्युटेंगुला। फैमिली होती है इसकी कुकुरबिटेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n26। ओरिजिन इसका एशिया, कभी कभी इसे इंडिया भी कह दिया जाता है, क्योंकि जो स्पॉन्ज गार्ड है इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया ही है। ठीक है। रिज गार्ड थोड़ी जो है इसकी थोड़ी कल्टीवेशन वर्ल्ड वाइड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द स्पॉन्ज गार्ड फ्रूट्स कंटेन हायर प्रोटीन एंड कैरोटीन देन रिज गार्ड। जो स्पॉन्ज गार्ड होती है, चिकनी तोरई होती है, उसमें प्रोटीन और कैरोटीन रिज गार्ड की तुलना में, झिंगली तोरई या काली तोरई की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। प्रोटीन और कैरोटीन दोनों के दोनों। कैरोटीन जो विटामिन ए का क्रसर है, ठीक है, प्रिकर्सर है वो। बोथ द स्पीसीज कंटेन ए जिलेटिनियस कंपाउंड कॉल्ड लूफिन। जो दोनों स्पीसीज हैं इनमें एक चिपचिपा सा, जैसे काटते हैं उसमें चिपचिपा सा एक द्रव रहता है जिसे ल्यूफिन कहा जाता है। ठीक। जेल जैसा एक कंपाउंड ल्यूफिन दोनों में ही पाया जाता है। एंथेसिस टाइम 4:30 to 7 AM। इसका जो एंथेसिस या पुष्पन का समय होता है, जब पहली बार किसी पुष्प का, जब पुष्प खिलता है इसका, वो लगभग 4:30 से 7 बजे सुबह का टाइम होता है। द फाइबर ऑफ ड्राई फ्रूट्स इज आल्सो यूज्ड एज बाथिंग स्पॉन्ज और लूफा। जो इसका ड्राई, जैसे ही फल सूख जाता है, सूखने के बाद जो उसका ऊपर वाले छिलका होता है वो उतर जाता है, और जो अंदर वाले जो फाइबर रहते हैं हार्ड हो जाते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, लूफा बनाया जाता है, या फिर नहाने की जो स्पंज होती है उसके रूप में यूज किया जाता है। पिक्चर आप देख सकते हो, कुछ ऐसा होता है ये चीज। ठीक। इसका यूज किया जाता है बाथिंग स्पंज के रूप में, और इसे ही लूफा भी कहा जाता है। और इसकी जो जीनस है लूफा सिलेंड्रिका और लूफा एक्युटेंगुला, वो जीनस भी इसी लूफा इस के कारण ही इसको, इसका जो जीनस का नाम रखा गया। एरिया एंड प्रोडक्शन, स्पॉन्ज गार्ड ग्रोन वर्ल्ड वाइड लाइक ब्राजील, मैक्सिको, घाना एंड इंडिया। जो स्पॉन्ज गार्ड है इसकी कल्टीवेशन वर्ल्ड वाइड है, मतलब इसकी जो कल्टीवेशन है बहुत से देशों में भी की जाती है, जैसे ब्राज़ील है, मैक्सिको है, घाना और इंडिया में भी। परंतु जो रिज गार्ड है इसकी कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब बहुत ही कम है जो विदेशों में की जाती है, और ज़्यादातर इंडिया के अंदर ही कल्टीवेटेड होता है। जो काली तोरई है उसकी कल्टीवेशन इंडिया के अंदर ही होती है। ठीक है। इन इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड पर्टिकुलरली इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात एक्सेट्रा। इंडिया के अंदर भी जो इन दोनों गार्ड्स हैं, स्पॉन्ज गार्ड और रिज गार्ड, इनकी कल्टीवेशन ज़्यादातर आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और कुछ एरिया यूपी बिहार के अंदर भी आता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, रिज गार्ड कंटेन्स 95.20 ग्राम मॉइस्चर, 0.5 ग्राम प्रोटीन, 3.0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 37 मिलीग्राम कैरोटीन एंड 18 मिलीग्राम
विटामिन सी पर 100 ग्राम एडिबल पोर्शन। जो रिज गार्ड है उसके अंदर 95.20 ग्राम मॉइस्चर पाया जाता है, नमी होती है, और 0.5 ग्राम प्रोटीन होता है, 3 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और 37 मिलीग्राम कैरोटीन पाया जाता है, और 18 मिलीग्राम विटामिन सी पर 100 ग्राम एडिबल पोर्शन के हिसाब से। मतलब अगर 100 ग्राम फ्रेश वेट लिया जाता है तो उसमें इतने इतने ग्राम चीज़ें पाई जाती हैं। The genus derives its name from the product loofah, which is used in bathing sponge, scrubber pad, doormats, pillows, and mattress, and also for cleaning utensils। मतलब जो इसका लूफा जीनस इसका जो लूफा एक प्रोडक्ट है ड्राई फ्रूट का, उसके नाम के आधार पर ही इसके जीनस का नाम रखा गया लूफा। ठीक। और जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बाथिंग स्पॉन्ज के रूप में भी यूज़ होता है, स्क्रबर पैड स्क्रबर के रूप में भी यूज़ होता है, डोरमैट्स जो घर के दरवाजे के बाहर पायदान से रखे रहते हैं पैर साफ करने वाले, उनके रूप में भी यूज़ होता है, पिल्लोज बनाए जाते हैं, गद्दे बनाए जाते हैं जो बेड वाले रहते हैं। इसके अलावा जो बर्तन साफ करने वाले स्क्रबर रहते हैं उनके रूप में भी यूज़ किया जाता है। जूस ऑफ रिज गार्ड इज बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। जो जूस होता है रिज गार्ड का, ठीक है, फल का जो जूस निकाला जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, मधुमेह के रोगी होते हैं, जहाँ जिनमें मोटापा ज़्यादा रहता है, उनके लिए लाभदायक रहता है। सीड ऑयल फ्रॉम स्पॉन्ज गार्ड इज यूज्ड टू क्योर स्किन डिजीजेज। और जो इसके बीज का तेल होता है स्पॉन्ज गार्ड के, चिकनी तोरई के, वो स्किन डिजीज के अंदर भी यूज होता है। वैरायटीज ऑफ रिज गार्ड की किस्में, ठीक है, ये काली तोरई या झींगली तोरई है, उसकी किस्में हैं रिज गार्ड की। पूसा नसदार, ये अर्ली किस्म है, अगेती किस्म है, IARI द्वारा डेवलप्ड है। CO1, ये भी अर्ली वैरायटी है, ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डेवलप्ड है। सतपुटिया, इस किस्म के बारे में ध्यान रखना, ये कई बार पूछी जाती है, कंपटीशन में भी पूछी जाती है और कई बार अपने जो कॉलेज वाले एग्जाम रहते हैं इनमें भी पूछा जाता है। सतपुटिया ये हर्मापोडाइट किस्म है, ठीक है, प्रोड्यूस स्मॉलर फ्रूट इन क्लस्टर, और जो इसके फल लगते हैं वो छोटे होते हैं और साइज में और गुच्छे में लगते हैं। कोंकण हरिता KKB दापोली महाराष्ट्र से डेवलप्ड है। इसके अलावा पंजाब सदाबहार, ये PAU से, IIHR8, ये IIHR बेंगलोर से ही डेवलप्ड है। इसके फ्रूट थोड़े राउंड किस्म के होते हैं, मतलब थोड़ा जो इनका लंबा शेप है, लॉन्ग है, होते हैं, ना होके वो राउंड होते हैं। और मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू से रेजिस्टेंट होती हैं इसकी किस्में। PKM1 सुटेबल फॉर खरीफ एंड समर सीजन। PKM1 जो किस्म है वो खरीफ और समर सीजन दोनों जो सीजन है इनके लिए सुटेबल किस्म होती है। अर्का सुमित, स्वाना मंजरी, ये टोलरेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, स्वाना मंजरी जो है पाउडरी मिल्ड्यू से टोलरेंट किस्म है। इसके अलावा अर्का सुजात हाइब्रिड किस्म है, सुरेखा इसकी हाइब्रिड किस्म है, F1 संकर किस्म है। स्पॉन्ज गार्ड वैरायटीज, चिकनी तोरई या घिया तोरई या ननुआ की किस्में। इसकी पहली किस्म है पूसा चिकनी, दूसरी है फूले प्राजक्ता, ये MPKB राउरी महाराष्ट्र से निकली हुई है। पूसा सुप्रिया, पूसा स्नेहा, कल्याणपुर हरी चिकनी, राजेंद्र ननुआ, राजेंद्र आशीष, स्वर्ण मंजरी। इसके अलावा R165 हरिता, ये F1 हाइब्रिड है, और PRG7 ये न्यू रिलीज्ड वैरायटी है इसकी। ठीक, नेक्स्ट है सोयल्स। जो मिट्टी, इसके लिए ज़्यादातर लोमी सोयल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, लोमी सोयल है जो
ये कह लो कि दोमट मिट्टी है, इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम रहती है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मात्रा में हो, अच्छे जल निकास वाली हो, उत्तम रहती है। और मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए अगर अपने समर सीजन की क्रॉप ले रहे हैं तो, क्योंकि उसमें उस टाइम पानी का स्ट्रेस रहता है, कमी रहती है, तो उसमें पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑप्टिमम पीएच इज 5.5 टू 6.7। जो मिट्टी का ऑप्टिमम पीएच है वो 5.5 से 6.7 के आसपास होना चाहिए, मतलब लगभग थोड़ी सी हल्की सी एसिडिक होनी चाहिए। क्लाइमेट, इट रिक्वायर्स लॉन्ग वार्म क्लाइमेट, ह्यूमिड वार्म क्लाइमेट इज प्रेफर्ड। इसे ज़्यादातर जो लंबे गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। और अगर इसको वार्म ह्यूमिड और वार्म यानी कि नम और जो साउथ इंडियन कंडीशन है, मतलब नमी भी रहती है और गर्मी भी रहती है, वो इसके लिए बेस्ट रहता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 24 टू 37 डिग्री सेल्सियस। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसकी कल्टीवेशन की जाती है, जहाँ जिस पे इसकी उपज सबसे ज़्यादा मिलती है, वो 24 से 37 डिग्री सेल्सियस है। इट ग्रोन बेस्ट इन रेनी सीजन। इसकी जो कल्टीवेशन ज़्यादातर रेनी सीजन के अंदर की जाती है, उगाया जाता है। एक्सटेंसिव रेनफॉल ड्यूरिंग द फ्लोवरिंग एंड फ्रूटिंग पीरियड रिड्यूस द यील्ड कंसिडरेबली। जब इस पे फलन हो रहा होता है, जब फूल लग रहे होते हैं, जब फल बन रहे होते हैं, उस समय अगर ज़्यादा बरसात होती है तो इसकी उपज कम हो जाती है, क्योंकि पोलिनेशन नहीं हो पाता। इसमें भी वही प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये मोनोसियस किस्म है, ठीक है, परागकण जो होते हैं धुल जाते हैं, पोलिनेशन नहीं हो पाता। लॉन्ग डे प्रमोट फीमेलनेस। अगर दिन की अवधि 12 घंटे से लंबी होती है, जब 12 घंटे के आसपास रहती है, तो इसमें फीमेल फ्लावर ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ सोविंग, इन नॉर्थ इंडियन कंडीशंस समर सीजन क्रॉप इज सोन ड्यूरिंग फरवरी टू मार्च। नॉर्थ इंडियन कंडीशंस के अंदर जो गर्मी के मौसम की फसल है उसे फरवरी से मार्च के अंदर उगाया जाता है, और बरसात की फसल है जो उसे जून से जुलाई के अंदर, ठीक। जो समर की है उसे फरवरी से मार्च, जैसे ही अपना जहाँ पे विंटर वाला मौसम खत्म होता है तभी इसकी बुआई स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। और रेनी सीजन की जैसे ही मानसून आने वाला होता है उससे पहले उसकी बुआई कर देते हैं। साउथ इंडियन कंडीशन में ज़्यादातर इसकी कल्टीवेशन रबी सीजन के अंदर की जाती है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के अंदर साउथ इंडिया में इसकी कल्टीवेशन करते हैं। और हिली रीजन्स के अंदर सोइंग इसकी अप्रैल से मई के अंदर। थोड़ी सी सर्दी जैसे ही जो ठंडा मौसम होता है वो निकल जाता है, उसके बाद इसकी बुआई करते हैं, क्योंकि इसे थोड़ा ज़्यादा गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए, ठीक है। Seed rate and seed treatment. Seed rate of Rizgard is 3.5 to 5 kg पर हेक्टर। जो रिजगार्ड है यानी कि झींगली तोरई या काली तोरई है, इसकी बीज दर 3.5 से 5 किलो पर हेक्टर रखी जाती है। और स्पॉन्ज गार्ड की 2.5 से 3.5 किलो पर हेक्टर, ठीक। स्पॉन्ज गार्ड चिकनी तोरई की। द सीड कलर ऑफ स्पॉन्ज गार्ड आर स्लाइटली वाइट एंड दैट ऑफ रिज गार्ड आर ब्लैक एंड रफ। जो स्पॉन्ज गार्ड होते हैं इसके बीज थोड़े वाइट कलर के होते हैं। अगर कोई देसी किस्म है तो ज़्यादातर वाइट ही होंगे। अगर कोई हाइब्रिड किस्म है आजकल जो आ रही हैं, उनके बीज कुछ ब्लैक कलर के भी मिल जाते हैं। और जबकि जो रिज गार्ड होती हैं इसके ज़्यादातर सीड ब्लैक कलर के होंगे और थोड़े रफ होंगे। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो। जो फर्स्ट वाली पिक्चर है ये दोनों की दोनों स्पॉन्ज गार्ड की हैं, और लास्ट वाली जो है रिज गार्ड की है, ठीक है। ये थोड़े से रफ होते हैं सरफेस से, और ये थोड़े, जैसे कि इसका नाम चिकनी है तो इसके बीज भी थोड़े चिकने होते हैं, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, फील्ड आर प्लाउड 2 to 3 टाइम फॉर बेटर सोयल टिल्थ। जो खेत होता है उसे वही 2-3 जुताई करके अच्छी मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाता है। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप राइस बेड फुरो एंड और पिट आर प्रिपेयर्ड एंड फील्ड कीप फॉर रेडी फॉर प्लांटिंग। मतलब ये मान लो कि
जैसा भी अपने चाहते हैं, जिस भी सिस्टम से उसकी बुआई करना चाहते हैं उसके हिसाब से उसमें क्यारियाँ तैयार कर ली जाती हैं। ज़्यादातर जो इसकी कल्टीवेशन की जाती है वो राइस बेड बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि इसके ऊपर जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो ढंग से अडॉप्ट किए जा सके। नहीं तो कई बार क्या होता है कि नालियाँ बना ली जाती हैं, फुरो बना ली जाती हैं। कई बार क्या होता है कि सिंपल सीधा खेत होता है, फील्ड के अंदर पिट खड्डे खोद लिए जाते हैं और उसके अंदर बीज डाल दिए जाते हैं। स्पेसिंग या सोइंग नेक्स्ट है। स्पेसिंग इज 1.5 to 3 मीटर इज कीप इन रोज, मतलब एक रो से दूसरी रो की ये कह लो, ठीक है, जहाँ एक राइस बेड से दूसरी राइस बेड की जो दूरी रखी जाती है लगभग 1.5 से 3 मीटर तक रखी जाती है। और इसके अंदर जो प्लांट से प्लांट की स्पेसिंग रखी जाती है, पौधे से पौधे की दूरी, वो 60 to 120 सेंटीमीटर रखी जाती है। 2 seeds per hill in the case of rice bed and 3 to 4 seeds per hill are sown in pits। अगर अपने खड्डे खोद के या सिंपल क्यारी के अंदर बुआई कर रहे हैं तो 3 से 4 बीज डाले जाते हैं। और अगर अपने राइस बेड बनाई हुई है तो उसके जो किनारे रहते हैं उनके अंदर लगभग 2-2 बीज प्रत्येक गड्ढे के अंदर डाले जाते हैं। ठीक, क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि जो जर्मिनेशन होता है, कई बार क्या होता है कि एक बीज नहीं उगता, तो अपने इतना ज़्यादा गैप ले रहे हैं, जितने भी कुकर बीट्स हैं सभी में यही किया जाता है, लगभग 2-3 बीज एक जगह पे डाले जाते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे एक क्रीपर नेचर के हैं, ये कह लो, जहाँ ये कह लो कि इनकी बेल होती हैं और गैप ज़्यादा होता है। अगर एक भी पौधा नहीं उगेगा तो ये मान लो कि 2 पौधों के बीच में एक पौधा नहीं उगा तो कितना ज़्यादा गैप खाली रह जाएगा। ठीक, इसलिए 2 बीज डाले जाते हैं। जैसे ही पौधे उग जाते हैं उनमें से थिनिंग कर दी जाती है, जो हेल्थी होता है उस प्लांट को छोड़ दिया जाता है और दूसरे प्लांट को उखाड़ दिया जाता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। रिकमेंडेड डोज ऑफ एनपीके फॉर सम स्टेट्स आर, जो कुछ रिकमेंडेड डोज है एनपीके की, जैसे पंजाब के अंदर 160 के जी एनपीके पर हेक्टर देने की अनुशंसा की जाती है। हरियाणा के अंदर 60-40-30 केजी पर हेक्टर, और वैसे ये हर स्टेट वाइज बदलती रहती है। ठीक है, वैसे तो जो ज़्यादातर रिकमेंडेड डोज होती है वो उस पर्टिकुलर एरिया वाइज होती है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है उसके सोयल टेस्ट किया जाता है कि कितना क्या कुछ है, उसके हिसाब से उसको रिकमेंड किया जाता है कि ये चीज़ इतनी मात्रा में डालनी है। उसके बाद है फार्म यार्ड मैन्योर 10 to 15 टन पर हेक्टर। इसके अलावा सुपर फास्फेट, पोटाश एंड द हाफ नाइट्रोजन शुड बी अप्लाइड एज ए बेसल डोज। 10 से 15 टन पर हेक्टर जो गोबर की खाद है सड़ी हुई, उसे साथ में सुपर फास्फेट एसएसपी, इसके अलावा पोटाश और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बेसल डोज के रूप में दिया जाता है, जैसे बुआई करते हैं उसी टाइम। ठीक, 1/2 नाइट्रोजन शुड बी गिवन एज टॉप ड्रेसिंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्लांटिंग। और जो रिमेनिंग हाफ डोज बच जाती है नाइट्रोजन की, उसे 1 महीने बाद, बुआई के 1 महीने बाद छिड़क कर कह लो या टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाता है। इरिगेशन। फर्स्ट इरिगेशन में बी गिवन आफ्टर सोइंग, लेटर फ्रीक्वेंट इरिगेशन वंस इन 4 to 5 days आर गिवन। पहली जो सिंचाई की जाती है जैसे ही बुआई कर देते हैं, जहाँ बीज सोइंग कर दी जाती है बीज की, उसके तुरंत बाद कर दी जाती है। और फिर जो उसके बाद इरिगेशन दिए जाते हैं वो लगभग 4 से 5 दिनों के अंतराल पर दिए जाते हैं। फ्लोवरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट आर ससेप्टिबल टू सोयल मॉइस्चर स्ट्रेस। फ्लोवरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट, जब पुष्पन हो रहा होता है, जब फल का विकास हो रहा होता है, उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ससेप्टिबल है उस मॉइस्चर स्ट्रेस से। इससे क्या होगा कि आपका जो फलन हो रहा होगा, या तो उसकी क्वालिटी नहीं बनेगी, जहाँ वो फलन जब फ्लोवरिंग पे फ्रूटिंग नहीं होगी। रेनी सीजन क्रॉप रिक्वायर नो इरिगेशन इफ देयर इज गुड रेनफॉल, मतलब अगर अच्छा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है रेनी सीजन के अंदर। वीड कंट्रोल। द क्रॉप इज कीप वीड फ्री ड्यूरिंग द एंटायर ग्रोथ पीरियड। जो फसल है उसका जो पूरा का पूरा ग्रोथ पीरियड होता है, उसमें पूरी फसल को हमेशा वीड फ्री रखा जाता है, खरपतवार से मुक्त रखा जाता है। वीडिंग शुड बी डन 20 to 25 days आफ्टर द सोइंग।
जो ब्रीडिंग है वो लगभग 20 से 25 दिनों के, ये कह लो कि जो जैसे ही सोइंग की उसके 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करते हैं, फिर सेकंड जो की जाती है पहली के फिर 25 से 30 दिन बाद की जाती है। ठीक है। ग्रोथ रेगुलेटर NAA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड 200 ppm इंक्रीज फीमेल फ्लावर एंड ईल्ड। अगर नैप्थेलिक एसिटिक एसिड की 200 ppm की डोज का छिड़काव किया जाता है तो ये फीमेल फ्लावर जो मादा पुष्प होते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी करता है और उपज भी बढ़ाता है। इसके अलावा इथेरल है 250 ppm इंक्रीज ईल्ड। जो इथेरल है ये भी उपज को बढ़ाता है। इन जो ग्रोथ रेगुलेटर या केमिकल्स होते हैं इनकी स्प्रे जो किया जाता है इनका, ये 2 से 4 लीफ स्टेज पे किया जाता है। जो जब उसके ऊपर पौधा उगता है उसकी 2 पत्तियां जहाँ 2 सच्ची पत्तियां आ जाती हैं तब इसके ऊपर पहला छिड़काव किया जाता है। दूसरा छिड़काव जब 4 पत्तियां आ जाती हैं तब किया जाता है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग द अर्ली क्रॉप कैन बी अलाउ टू ट्रेल ऑन द बेड इटसेल्फ। जो अगेती फसल होती है उसको तो जो राइस बेड बने हुए रहते हैं उनके ऊपर ही ट्रेन कर दिया जाता है, पर जहाँ पे भी इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन की जाती है वहाँ पे जहाँ तो वॉवर सिस्टम यूज किया जाता है, कभी कभी निफिन सिस्टम से भी इसको ट्रेन किया जाता है। निफिन सिस्टम मतलब एक तरीके से एक तार बांध दिए जाते हैं और तारों के ऊपर उसको चढ़ा दिया जाता है, भुजाएं बना दी जाती हैं। ठीक। और वोवर सिस्टम में पंडाल विधि जिसको कहते हो, जैसे ग्रेप्स के अंदर ज्यादातर अपने को देखने को मिलती है वो चीज। ठीक है। द क्रॉप इज ट्रेन व्हेन द सीडलिंग आर अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर टॉल। जब पौधा लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई का होता है उसी टाइम से ही उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, उसको साधना प्रारंभ कर दिया जाता है। हार्वेस्टिंग द क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग अबाउट 60 डे आफ्टर प्लांटिंग। जो पहली उसकी प्लिकिंग की जाती है, जब पहली बार तुड़ाई की जाती है लगभग 60 दिन बाद उसकी स्टार्ट हो जाती है उपज आना। फ्रूट अटेन मार्केटेबल मैच्योरिटी इन 5 to 7 days आफ्टर एंथेसिस। और एक जब पुष्प का एंथेसिस होता है उसके बाद से लगभग 5 से 7 दिन के अंदर फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। फ्रूट्स शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन दे आर स्टिल इमेच्योर एंड टेंडर। ज़्यादातर जो फलों की तुड़ाई करते हैं पकने के बाद तो उसमें जो अंदर वाला लूफा रहता है, जहाँ ये कह लो कि उसके अंदर फाइबर होते हैं वो बन चुके होते हैं, बन जाते हैं। ठीक। तो वो खाने लायक नहीं रहता, तो इसको फल को कच्चा ही तोड़ा जाता है जब वो मैच्योर होता है और कोमल होता है उस टाइम ही। बेकिंग शुड बी डन एवरी 3 to 4 days। और इसकी जो तुड़ाई की जाती है लगभग तीसरे या चौथे दिन की जाती है, मतलब 3 दिन छोड़ दिया उसके बाद इसकी तोड़ाई कर ली, जब 4 दिन छोड़ दिया उसके बाद इसकी तोड़ाई कर ली। ईल्ड एवरेज ईल्ड ऑफ स्पॉन्ज एंड रिज गार्ड इन समर सीजन एंड रेनी सीजन क्रॉप आर 100 to 125 क्विंटल पर हेक्टर एंड 125 to 150 क्विंटल पर हेक्टर रिसेप्टली। ये कह लो जो समर सीजन और रेनी सीजन की जो उपज रहती है स्पॉन्ज गार्ड और रिज गार्ड की लगभग 100 से 125 क्विंटल और दूसरी 125 से 150 क्विंटल के आसपास रहती है। मतलब जो समर सीजन की है वो थोड़ी कम रहती है, लगभग 100 से 125 क्विंटल के आसपास ही मिलती है। और रेनी सीजन के अंदर जो बरसात के मौसम के अंदर कल्टीवेशन की जाती है उसमें थोड़ी उपज ज़्यादा मिलती है, 125 से 150 क्विंटल पर हेक्टर तक इसकी उपज मिल जाती है। क्योंकि इसको मैंने पहले भी बताया था कि ये थोड़ी रेनी सीजन को ज़्यादा प्रेफर करती है ये फसल, तो रेनी सीजन में इसकी उपज ज़्यादा मिलती है। और हाँ, अगर आपको इस फसल के और दूसरे सभी कुकुरबिट्स के इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के बारे में जानना है तो इसके लिए आप मेरा लेक्चर 9th इंट्रोडक्शन टू कुकुरबिट्स देख सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।